स्वागत है आपका देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा। देश डायरी अब होगा और आपके करीब, हर बात आपसे जुड़ी हुई, हर वो जानकारी जो हमारे आपके लिए फायदेमंद है। कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर वो सूचना जो रखती है आपके हितों का ख्याल, हर वो बातें जिससे आप सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। हम उन सारी सुर्खियों को इस खास प्रोग्राम में आपके लिए पेश करेंगे, साथ ही कुछ रोचक जानकारियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। आज हम बात करेंगे खाद्य मंत्रालय की नगद सब्सिडी योजना की। बात होगी छत्तीसगढ़ में नए विज्ञान केंद्र की। जानेंगे कैसे झारखंड बढ़ाएगा धान की पैदावार। देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार क्यों देगी किसानों को इनाम। समझेंगे कैक्टस कैसे आएगा काम। साथ ही आपको दिखाएंगे हरियाणा के कृषि मंत्री से खास बातचीत। तो आइए करते हैं शुरुआत। जन धन और पहल जैसी योजनाओं की सफलता के बाद अब रियायती दर पर मिलने वाले राशन की जगह खाद्य मंत्रालय नगद सब्सिडी देने की योजना बना रही है, ताकि योजना में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। राशन की जगह दी जाने वाली राशि अब सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। बाजार भाव और खाद्य सुरक्षा कानून के लिए निर्धारित मूल्य के अंतर को बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। सरकार की इस पहल से राशन प्रणाली में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। साथ ही अनाज की होने वाली चोरी पर रोक लगेगी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले गए बैंक खातों में केंद्र और राज्यों की लगभग 2 दर्जन योजनाओं के लाभ सीधे उन खातों में जमा कराए जा रहे हैं। इससे योजनाओं में चोरी और अनियमितता को रोकने में सफलता मिली है। एक तरफ जहां खाद्य मंत्रालय राशन की जगह नगद सब्सिडी राशि देने की योजना पर अमल कर रही है, वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसानों के खाते में उर्वरक सब्सिडी जमा करने की तैयारी शुरू कर दी है। रसोई गैस पर उपभोक्ताओं को सीधे दी जाने वाली सब्सिडी की तर्ज पर अब किसानों के खाते में भी सीधे उर्वरक सब्सिडी जमा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाद वितरण की लचर व्यवस्था और खाद की ब्लैक मार्केटिंग के साथ ही देश में यूरिया की तस्करी से किसानों को खासा नुकसान होता है। ऐसे में सरकार किसानों के जनधन खाते में सीधे उर्वरक सब्सिडी जमा कराने की योजना पर काम कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को और ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय विचार कर रहा है। अगर इस विचार पर अमल होता है तो योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों को 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो अनाज दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले अनाज में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो अनाज दिया जाएगा। साथ ही अनाज रखने वाले गोदाम को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि गड़बड़ी की जानकारी मिल सके। लाभार्थियों को राशन मिलने में मापदंड में कटौती कर उसे 40% करने पर विचार हो रहा है। इससे अधिक से अधिक लाभार्थी जुड़ेंगे। मौजूदा समय में शहर में 50 और ग्रामीण क्षेत्र में 75% मापदंड हैं। देश के तमाम हिस्सों के ज्यादातर किसानों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का जमकर विरोध किया था। इस विरोध में विपक्ष के साथ साथ सामाजिक संगठन भी शामिल थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। तमाम उतार चढ़ाव, विरोध और हंगामों के बाद भूमि अधिग्रहण विधेयक आखिरकार लोकसभा में पारित हो गया। किसानों और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने हालांकि विधेयक में 9 संशोधन पेश किए हैं, जिनमें से मुख्य हैं: अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी जरूरी हो गई है। बहुफसली जमीन अब नहीं ली जाएगी। किसानों को अपील का अधिकार होगा। आदिवासी क्षेत्र में पंचायत की सहमति जरूरी होगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सीमित जमीन ली जाएगी। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण होगा। हाईवे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण और बंजर जमीन का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य के 7 और जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र
खोलने की मांग की है, ताकि यहाँ के किसान भी खेती के आधुनिक और उन्नत तौर तरीके सीख सके। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से छत्तीसगढ़ के 7 और जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुमूल्य राज्य है। यहाँ के किसानों को खेती के आधुनिक और उन्नत तौर तरीके सिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं। वर्तमान में राज्य में 20 जिलों में कृषि विकास केंद्र संचालित हैं। बाकी 7 जिले मुंगेरी, बेमेतरा, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, सूरजपुर और रायपुर में नए विज्ञान केंद्र खोलने की जरूरत है। किसानों के लिए एक अच्छी पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अब किसानों को निगम द्वारा उपलब्ध बीजों का अंकुरण नहीं होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अब न सिर्फ ऐसे बीजों के बदले बीज मुहैया कराएगी, बल्कि बीज के बदले पैसे भी उपलब्ध कराएगी। राज्य कृषि बीज विकास निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले बीजों का अंकुरण नहीं होने पर अब शिकायत के 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये क्षतिपूर्ति बीज के बदले बीज या बीज की राशि होगी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य ने व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बीजों का अंकुरण प्रभावित होने की स्थिति में शिकायत जांच समिति भी बनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बीजों का अंकुरण नहीं होने पर क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान पहले से ही है। झारखंड धान उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार भी किसानों को धान उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य के खाद्य अधिकारियों का दावा है कि झारखंड कुछ ही सालों में चावल की उपलब्धता में आत्मनिर्भर होगा। आने वाले 3 सालों में झारखंड में पर्याप्त धान उत्पन्न होगा, जिससे चावल की उपलब्धता में राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं पर विचार कर रही है। दीर्घकालीन योजना के तहत आधुनिक तकनीक के जरिए धान की पैदावार बढ़ाने पर बल दिया जाएगा, ताकि राज्य में धान की पैदावार बढ़ सके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे हरियाणा में एफसीआई ने क्यों लगाई गेहूं खरीद पर रोक। साथ ही हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार ने दी किसानों को सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के किसानों को खेती के लिए पानी की समस्या से ना गुजरना पड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के किसान आगामी फसल सीजन में गेहूं की बिक्री को लेकर चिंतित है। दरअसल भारतीय खाद्य निगम 1 अप्रैल 2015 से हरियाणा के किसानों से गेहूं नहीं खरीदेगी, जिसको लेकर किसान मुश्किल में आते दिख रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने कहा है कि उसने गेहूं की खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भारतीय खाद्य निगम अगले महीने से हरियाणा में की जाने वाली सालाना गेहूं खरीद को बंद कर देगा। इसके बजाय ये प्रक्रिया राज्य सरकारों के हवाले कर दी जाएगी, जिसके बाद से किसानों में अपनी फसल बेचने को लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं। जबकि राज्य सरकार ने कहा है कि उसने गेहूं की खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं और आगामी खरीद विपणन साल में किसानों को कोई असुविधा नहीं होगी। राज्य सरकार अपनी खरीद एजेंसियों हैफेड, हरियाणा भंडारण निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और कॉन्फेड के साथ मिलकर हरियाणा में केंद्र की ओर से किसानों का पूरा स्टॉक खरीदेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और जैविक खेती करते हैं या जैविक खेती करने की योजना बना रहे हैं, तो बिना वक्त बर्बाद किए जैविक खेती की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय ने जैविक खेती की ओर लौटने को वक्त की जरूरत बताया है। जैविक खेती के बिना स्वस्थ मानव, मृदा और स्वस्थ खाद्यान्न की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मंत्रालय ने बताया कि आधुनिक खेती अपने मूल रूप से अलग है। भारत के कई प्रांतों ने आज जैविक खेती को अपना लिया है। खेती से अधिक लाभ हासिल करने में जैविक खेती का महत्वपूर्ण योगदान है। जैविक खेती से रासायनिक खेती की तुलना में अधिक पैदावार होती है।
सकता है आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के किसानों को खेती के लिए पानी की समस्या से ना गुजरना पड़े, क्योंकि राज्य सरकार अलग अलग जिलों में 500 जलाशय बनाने की योजना बना रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के किसानों को खेती के लिए पानी की समस्या से ना गुजरना पड़े, क्योंकि राज्य सरकार अलग अलग जिलों में 500 जलाशय बनाने की योजना पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल में खेती के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक सिंचाई योजना बनाई है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और राज्य के अलग अलग जिलों में 500 जलाशय बनाए जाएंगे। इन जलाशयों में बारिश के पानी को संचय कर रखा जाएगा। उन जिलों को खासकर तवज्जो दी जाएगी जहां पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। साथ ही खेतों को सीधे तौर पर पानी पहुंचाने के लिए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। करीब 58 जिलों में जलाशयों का निर्माण शुरू भी हो चुका है। पंजाब में एक बार फिर गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। दरअसल इस साल राज्य में गेहूं का रकबा तो बढ़ा ही है, वहीं प्राकृतिक कारणों से भी गेहूं का उत्पादन बढ़ सकता है। पंजाब इस बार भी गेहूं के भंडारण में पहले से ज्यादा का योगदान दे सकता है। दरअसल इस साल राज्य में गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इसकी वजह राज्य में न केवल गेहूं का रकबा बढ़ना है, बल्कि अनुकूल मौसम के कारण भी फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। पिछले साल पंजाब ने केंद्रीय भंडारण के लिए 1 करोड़ 16 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस बार खरीद एजेंसियां इसमें 10% बढ़ोतरी का अनुमान लगा रही हैं। अब तक सर्वाधिक खरीदारी 2012-13 में रही, जब राज्य सरकार ने 1 करोड़ 29 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। कई अन्य फसलों के बाजार से जुड़े नहीं होने के कारण भी किसान नई तरह की फसल में हाथ आजमाने से परहेज करते हैं। अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने इस साल केंद्र से अधिक उर्वरक की मांग की है। ओडिशा सरकार ने तर्क दिया है कि राज्य में उर्वरक की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र को किसानों की मदद करनी चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कृषक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए वो प्रदेश को होने वाले उर्वरक आवंटन में बढ़ोतरी करे। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल पद्धति और मिट्टी की उर्वरता स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए आदर्श उर्वरक लगभग 126 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। मांग की तुलना में उर्वरक का आवंटन कम होता है। राज्य सरकार ने केंद्र से इस बात की भी शिकायत की कि उसे लंबे समय पर उर्वरक नहीं मिलता, जिसके कारण ऐन वक्त पर उर्वरक की कमी हो जाती है। जबकि प्रदेश में खाद वितरण को मजबूत बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं। किसानों के हित में काम कर रही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक और नायाब तकनीक का इजाद किया है। इस नई तकनीक के जरिए किसान मात्र 20 मिनट में ही अपनी मिट्टी की जांच कर सकेंगे। दिल्ली की पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित की गई मिट्टी की जांच की तकनीक किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी। संस्थान की ओर से इसके लिए एक यंत्र का विकास किया गया है। अब मिट्टी की जांच के नतीजों के लिए आपको कई सप्ताह या महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जांच के नतीजे आपको मात्र 20 मिनट में ही मिल जाएंगे। मिट्टी की जांच के साथ ही ये यंत्र नतीजों के आधार पर उर्वरकों के उपयोग के बारे में भी सलाह देगा। इस यंत्र को बिजली के साथ साथ बैटरी के सहारे से भी चलाया जा सकता है। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से खास बातचीत। किसान को जरूरत होती है पानी की। हम सोच रहे हैं कि कैसे हर खेत को पानी पहुंचाया जाए। हमारे पास 1 एकड़ फीट 1 करोड़ एकड़ फीट नहरी पानी है और हमारे पास 1 करोड़ एकड़ जमीन है। अगर हम उसको पूरे में इक्वली बांट सकें और उसको यूज करने के लिए माइक्रो सिस्टम इस्तेमाल कर सकें, तो हम हरियाणा के हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जल्द ही बेकार समझे जाने वाला कैक्टस दूध उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व स्तर की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इन अनुपयोगी पौधे को उपयोगी बनाने में लगी है। जी हाँ, सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च की टीम कैक्टस मिश्रित भोजन का इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में कर रही है और इसके जोरदार नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
पहले चरण में कैक्टस युक्त भोजन पशुओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस पौधे को दुधारू पशुओं की दुग्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही इसका इस्तेमाल आम तौर पर होता नजर आएगा। कैक्टस में कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पशुओं की दुधारू क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। झारखंड के कृषि मंत्रालय ने पशुपालन और मछली पालन को और लाभकारी बनाने के लिए नए प्रयास किए हैं। झारखंड कृषि मंत्रालय ने पशुपालन और मछली पालन में हर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए नए कदम उठाए हैं। अब सामान्य वर्ग के किसानों को भी सब्सिडी दर पर 5 से 6 गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही मौजूदा समय में अनुसूचित जनजाति के किसानों को सरकार की ओर से 20 गाय की खरीद पर 25% की सब्सिडी का लाभ मिल रहा है और इसे भी बढ़ाने की सरकार की योजना है। इतना ही नहीं, मछली पालन, सुअर पालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। मछली पालन में बढ़ावा देकर सरकार आंध्र प्रदेश पर मछली की निर्भरता को कम करने की योजना बना रही है। हरियाणा के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों की समस्याओं से जुड़े सवालों का हल निकालने के लिए और राज्य सरकार की आगामी कृषि योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। जहां पत्रकारों ने कृषि से जुड़ी तमाम समस्याओं पर कृषि मंत्री के साथ चर्चा की और उनसे कई सवाल भी किए। इस दौरान कृषि मंत्री ने पशुपालन के साथ साथ कृषि में कई नई योजनाओं की शुरुआत की बात की। ग्रीन टीवी पूरे देश में किसानों की आवाज बुलंद कर रहा है और उससे जुड़ी समस्याओं और जानकारियों को जन जन तक पहुंचा रहा है। इसी क्रम में हमारी सहयोगी लवीना शर्मा ने हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से खास बातचीत की। सर, आप खुद भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर रहे हैं। आपने कृषि मंत्री रहने से पहले आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। अब जब आप कृषि मंत्री बन गए, आप किसानों के लिए किस तरीके से मदद कर रहे हैं? देखिए, पहले हम संगठन का काम करते थे, तो संगठन का काम करने का मतलब होता है किसानों के मुद्दों को उठाना, किसानों के मुद्दों को सरकारों के सामने लाना। अब हम स्वयं इस पोजीशन में आए हैं कि कर सकें, लेकिन इस पोजीशन में हम आए हैं एक राज्य सरकार में। मैं राज्य सरकार का कृषि मंत्री, तो राज्य की कुछ करने की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो राज्य सरकार की लिमिटेशंस के अंदर उनके लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हम करने में लगे हैं। किसान को ज़रूरत होती है पानी की। हम सोच रहे हैं कि कैसे हर खेत को पानी पहुंचाया जाए। हमारे पास 1 एकड़ फीट 1 करोड़ एकड़ फीट नहरी पानी है और हमारे पास 1 करोड़ एकड़ ज़मीन है। अगर हम उसको पूरे में इक्वली बांट सकें और उसको यूज करने के लिए माइक्रो सिस्टम इस्तेमाल कर सकें, तो हम हरियाणा के हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से जो ज़मीन का पानी भी हम इस्तेमाल करते हैं वो 1 करोड़ एकड़ फीट और है, लेकिन उसमें से जो रिचार्ज होता है वो 60 लाख एकड़ फीट है। 40 लाख एकड़ फीट का गैप है और उसके कारण से बहुत सारे इलाके डार्क जोन बनते जा रहे हैं। हम अपना रिचार्ज कैसे बढ़ाएं? बरसात के दिनों में हमारे पास सरप्लस पानी होता है, उसकी रिजर्वायर्स कैसे बना के रिचार्जिंग का उसका सिस्टम यूज करें। ऐसे पहला एक लक्ष्य है सबको पानी, हर खेत को पानी, हमने सोचा है। इसी प्रकार से फिर आज एग्रीकल्चर के जो भी सेक्शन है उसमें किसानों की आमदनी कम हो गई है, तो जो हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, उसमें आमदनी ज़्यादा है। तो सहज करके हम किसानों को कैसे हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर पे शिफ्ट करें। डेयरी में आमदनी उससे ज़्यादा है, तो हम इस पर लेकर आएँ। लेकिन इसके लिए एक सुदृढ़ मार्केटिंग का नेटवर्क, ये किसान उतना ही सुनिश्चित हो जाए कि उसने फूल उगाए हैं तो बिकेंगे भी, उसने सब्जियां उगाई हैं तो बिकेंगे भी। हमारे आसपास बहुत अच्छी मार्केट है, दिल्ली की, गुड़गांव की, हरियाणा के आसपास इधर चंडीगढ़, पंचकुला, ये सब है। बहुत अच्छी मात्रा में आप अपने फूल, फल, सब्जियां सब भेज सकते हैं। दिल्ली जैसा एयरपोर्ट, चंडीगढ़ जैसा एयरपोर्ट ये हमारे पास है। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फूलों। दुनिया, यूरोप में तो हर काम में फूल चाहिए होता है, तो वो उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उस पर जाना। इसी तरह से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन का हम नया कानून लेकर आ रहे हैं।
और जिसमें जहाँ गौयों की सुरक्षा की बात सबसे मजबूती से होगी, वहीं कैसे हम भारतीय जो गौवंश की गाय हैं, हमारी साहिवाल नस्ल है, हरियाणा नस्ल है, राठी नस्ल है, कोकरना नस्ल है, गिर नस्ल है, इन सब नस्लों को हम कैसे यहाँ पर आगे बढ़ाएं। फिशरीज विभाग में भी हम जो है कैसे मत्स्य पालन में किसानों को आमदनी बहुत है। हमारे हरियाणा किसानों का स्वभाव नहीं है हालांकि, क्योंकि ये हरियाणा ज़्यादातर वेजिटेरियन है, लेकिन दिल्ली जैसा बाजार हमारे पास है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि हम उत्पादन करते हैं, हमको बेचने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने आप खरीदार आ जाते हैं, जिनकी मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है, और 4 से 6 लाख रुपए तक किसान जो है फिशरीज में कमा सकता है। तो उस रास्ते पर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हर जो भी एक तरीका खेती के प्रकार को बदलकर, पानी अच्छा देकर, मत्स्य उस पर उत्पादन पर ले जाकर, डेयरी डेवलपमेंट के सब विषय करके हम इस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।